आज की इस पॉलिटी के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। यानी सीधे सीधे बात करेंगे हम आज 73rd अमेंडमेंट के बारे में, 73वें संविधान संशोधन के बारे में। 73वें और 74वें हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि 73वां संविधान संशोधन क्या था और 74वां संविधान संशोधन क्या हुआ था। हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। कुल मिलाकर के आज हम जिन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य टॉपिक है हमारे। एक तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन यानी हिंदी में, इंग्लिश में है लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन जो है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, किनके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अशोक मेहता समिति क्या थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इन दो के बारे में हम खास तौर से देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे नगर पालिका और नगर निगम, ये सारी व्यवस्थाएं क्या है और किस तरीके से संवैधानिक रूप से ये कार्य करती हैं और इनका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो टॉपिक है वो इस प्रकार का टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि आम तौर पर इसमें हर एक एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, बैंक एग्ज़ाम हो, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर ग्राम सेवक है और पटवार है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष को 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी पहला ही प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो ये है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम प्रधानों के साथ पंचायती राज के महत्व, कोरोना वायरस के रोकथाम में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई थी। यानी पिछले इसी जो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों के साथ में, ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके साथ में, पंचायत समिति का जो प्रधान है उनके साथ में, ग्राम प्रधानों के साथ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है उन पर चर्चा की गई है। किस प्रकार से कार्य करना है उसके बारे में बात की गई थी। अगर पंचायती राज व्यवस्था को हम गौर से देखते हैं तो ज्ञात होता है कि जो 24 अप्रैल है, इसी के दिन क्यों मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इसका कारण ये है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1992, जो वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। यानी 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में बना था और वो प्रभाव में आया था कब? 24 अप्रैल 1993 को। यानी 24 अप्रैल 1993 को ये एक्टिवेट हुआ था, इफेक्ट में आया था ये। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है, भारत देश का है। तो ये सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इराक हो, कोई भी जो देश है वो राज्य या संस्था सही मायने में पूर्णतया लोकतांत्रिक तभी मानी जाएगी जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है, यानी विकास का जो प्रवाह है वो ऊपर से निचले स्तर तक बराबर हो। यानी सबको बराबर का हिस्सा मिले, सभी समान तौर पे माने जाएं। एक उपयुक्त जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता किसी एक हाथ में ना होकर के अलग अलग हिस्सों में पावर बंटा हुआ होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मेरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, उस पर भी एक वीडियो बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से दूसरा वीडियो देख सकते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि मान लीजिए सत्ता अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो फिर वो क्या करेगा? वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, अपने ही हाथ में सारा पावर रखेगा। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था आने से क्या हुआ है कि विकास का जो प्रवाह है, जो यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, वो आ गया अब नीचे से ऊपर की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह जो है वो निचले स्तर से, यानी बॉटम लेवल से चल करके वो अप लेवल तक जाता है, बॉटम टू टॉप जाता है। ठीक है, यानी निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए 2004 के अंदर इसको क्या किया गया, विकास का प्रवाह जो है वो ठीक चले, नीचे से ऊपर की तरफ हो, इसके लिए एक पंचायती राज मंत्रालय का गठन, इसे पंचायती राज मंत्रालय का दर्जा दिया गया है।
और भारत में पंचायती राज के गठन और उसे सशक्त करने की यानी उसको पावरफुल बनाने की जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। अगर गांधी जी के शब्दों में हम बात करें तो सच्चा लोकतंत्र जो है वो केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं है। सच्चा लोकतंत्र वो नहीं है कि वो सेंट्रल में बैठा है यहाँ और वो पूरे का पूरा स्टेट देख रहा है, राज्य चला रहा है, देश चला रहा है। वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। सच्चा लोकतंत्र वो है जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यानी छोटी छोटी पंचायतें बनी हुई हैं और इन पंचायतों में रहने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ तक अपनी पहुँच रखता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे सबसे बड़ी बात करें तो वो है वोट की, पावर ऑफ वोट। यानी गांव का कोई भी व्यक्ति है वो वोट देता है, अपनी लोकल गवर्नमेंट खुद चुनता है और यहाँ तक कि वो अपर गवर्नमेंट को चुनने में भी अपना सहयोग देता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी त्रिकोणात्मक जो संरचना है, 3 स्तरों की जो संरचना है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, इसकी विभिन्न समितियां रही हैं वो कौन सी है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है और पंचायतों के संदर्भ में गांधी जी के दर्शन की उपयोगिता क्या है, इन सारी बातों पर हम गौर करने वाले हैं। इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्वतंत्रता के बाद में पंचायती राज की स्थापना होना अपने आप में लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करना यानी उसकी अवधारणा जो है उसको साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये एक महत्वपूर्ण सोच थी सरकार की, तत्कालीन सरकार की, कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो जो यहाँ से और यहाँ तक बंटी हुई थी यानी ये सेंट्रल हो गया और ये स्टेट हो गया, तो इसको आगे स्टेट को भी अलग अलग भागों में बांट करके यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था कर दी जाए। तो ये यहाँ से जुड़ेगा और ये यहाँ से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से सत्ता का त्रिकोणात्मक संरचना जो है वो बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एक स्टेप था ये। 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा क्या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक संवैधानिक और एक व्यवहारिक। यानी व्यवहारिक जो आम तौर पे हम बातचीत करते हैं वो व्यवहारिक तौर पे है और जो बात संविधान में लिखी जाए वो संवैधानिक है। तो संवैधानिक मान्यता जो है वो 73rd अमेंडमेंट के जरिए मिली थी। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसका जो मेन टारगेट था वो ये था कि देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों को और अधिकार दिए जाएं, यानी उनको और थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाए ताकि वो और आगे प्रगति कर सके और आगे थोड़ा सा डेवलप हो सके। और ये उम्मीद थी कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू भी करेंगी। यानी इनको कुछ इस प्रकार के अधिकार दे दिए जाएंगे ग्राम पंचायतों को कि वो जब ज़रूरत पड़ेगी, पंचायत के अंदर ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो वो अपने अधिकार खुद से तय कर सके, अपनी ज़रूरतें हैं वो खुद से ही उनको पूरा कर सके, उनके लिए योजनाएं बना सकें। अधिकार बनाने के लिए नहीं लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर सकें। इसके लिए इनको और पावर देने की ज़रूरत थी ताकि वो और डेवलप हो सके थोड़ी। चलिए शुरू करते हैं पृष्ठभूमि से, देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है उसको। यानी जनक का मतलब है कि उसने यहाँ पर स्थापना की थी। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो उसने नींव रखी थी उस चीज़ की। तो लॉर्ड रिपन ने जो है वो नींव रखी थी एक तरीके से। हालांकि चोल साम्राज्य का भी जिक्र आता है, चोल साम्राज्य के अंदर भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है वो भी पाई जाती है अगर उसको ठीक से पढ़ते हैं हम। और इसकी जो शुरुआत है उसने 1882 के आसपास स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव दिया था और उसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। यानी दोहरे शासन की मतलब द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं। तो ये द्वैध शासन प्रणाली जो है इसकी व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो अभी फ़िलहाल जो पीछे एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं, राजस्थान एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर पूछा गया है एसआई के एग्ज़ाम में कि भारत में किस भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो उसका आंसर था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की या द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई थी। तो वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम।
द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था हो गई और स्थानीय स्वशासन जो है उसको हस्तांतरित विषयों की सूची के अंदर रखा गया था। हस्तांतरित विषय क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से। और फिलहाल जो है स्थानीय स्वशासन जो है उनको रखा गया है इस सूची के अंतर्गत, यानी उनको कभी भी ट्रांसफरेबल जो है वो कर सकते हैं, कभी भी उनको पावर दिया जा सकता है, कभी उनसे ले सकते हैं। तो थोड़ा ट्रांसफरेबल सिस्टम के अंदर उनको रखा गया है, उनको सशक्त नहीं है, उनको खुद के पावर नहीं दिए गए हैं अभी। इसके बाद क्या हुआ कि 1957 के अंदर योजना आयोग, 1957 में योजना आयोग जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो योजना आयोग ने क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993, इन दोनों के अध्ययन के लिए, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के लिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 1952 में बना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है 1993। इन दोनों के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किस लिए बनाई गई थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका भी त्रिकोणीय मामला बना दिया, उसका भी एक त्रिकोणीय मामला यहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया कि ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और फिर जिला स्तर पर लागू करने का इन्होंने सुझाव दिया कि इसको किस प्रकार से लागू करना चाहिए। तो लागू करने का जो सुझाव है वो पहली बार दिया है किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब दिया है? 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो इसका मतलब 1957 में दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनी है? तो वो बनी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। इसको 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुई है और 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन हुआ है। किस समिति की सिफारिश पर? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसने स्वीकार कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसकी सिफारिशें जो स्वीकार की हैं। नवंबर 1957 में रिपोर्ट सौंपी और वर्ष 1958 में सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी उसको संविधान में दर्ज किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर, पंचायत समिति जिसको हम मध्यवर्ती स्तर के रूप में देखते हैं और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। यानी इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहले आया ग्राम स्तर, सबसे निचला ग्राम स्तर आ गया, उसके बाद में आया मध्यवर्ती स्तर जिसको हम कहते हैं पंचायत समिति, और ये है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर आया जिला परिषद। इसके लिए टाइम पर अनेकों समितियां बनी हैं, कई समितियां बनी हैं, जिनमें से जो प्रमुख समितियां हैं कई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति है 1970 में बनी थी, जीवी के राव समिति है 1985 में बनी है और एमएल सिंघवी समिति है 1986 के अंदर बनी है। पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। चलिए अब देखते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अमेंडमेंट में किया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या रिमूव किया गया है संविधान से। रिमूव नहीं है, इसमें ऐड ही किया गया है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब एक नई चीज़ आती है तो इसका मतलब उसमें ऐड ही किया गया, रिमूव नहीं किया गया। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ दिया गया है संविधान के अंदर, कि भाग 9 जो है वो जोड़ा गया है, पार्ट 9। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत क्या आता था? भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध यानी अनुच्छेद, उसकी चर्चा की गई है मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत। और वो अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 243। ध्यान रखें, अनुच्छेद 243 से लेकर के यानी 243 से लेकर के 243 ओ तक
जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ये ध्यान रखना। 243 से 240 तक, जिसको हिंदी में कहें तो 240 अणा, ये लिखा हुआ है यहाँ 243 अणा तक। यानी भाग 9 में पंचायती नाम के शीर्षक से अनुच्छेद है, पंचायती नाम से शीर्षक है, उसमें अनुच्छेद कौन सा है 243 से लेकर के 243 तक है। और ये सारे के सारे पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद हैं, पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल हैं ये। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। यानी कहने का मतलब क्या है कि गांव, जो ग्राम सभा है वो गांव के स्तर पर, उसको एक गांव बांटा गया है। यहाँ की अगर समिति है तो वो काम कर सकती है, वो इसी दायरे के अंदर रह करके काम करेगी। ग्राम सभा है तो वो इसी दायरे में रह करके काम करेगी और अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और वो कार्य कर सकती है जो इसके लिए तय कौन कर रहा है, जो राज्य विधानमंडल तय कर रहा है। यानी यहाँ से पावर लेकर के यहाँ वो अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर यूज नहीं कर सकते हैं और इन्हीं दायरों के अंदर रह करके वो इनका कार्य कर सकते हैं, इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, पावर्स का यूज कर सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी। यानी 29 सब्जेक्ट की जो इंडेक्स है उसकी भी व्यवस्था की गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब जो पंचायत की सीटें हैं उनको भरने की भी व्यवस्था जो है वो संविधान के अंदर दी गई है कि पंचायत की जितनी भी सीटें होंगी वो पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति होंगे उनसे भरा जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब है जिसमें जनता वोट डालती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से भरा जाएगा। और इसके लिए प्रत्येक जो पंचायत है उसके क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच अनुपात साध्य हो और पंचायत क्षेत्र में समान हो। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, यानी जो पंचायत बनाएंगे उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक तो आबादी, एक तो होनी चाहिए आबादी, और दूसरा जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी जिसको हम कहें पंचायत क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र अगर हम कहें, जो पंचायत क्षेत्र है इनके बीच में ना अनुपात बराबर होना चाहिए। अब जैसे मान लो 50,000 की आबादी का कोई गांव है, वहाँ पर एक पंचायत बना दी, तो अब जब वोटिंग का टाइम आएगा तो 50,000 लोग एक दिन में वोट कैसे डाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर अलग अलग पंचायतें बनानी चाहिए। तो मान लीजिए 10,000 है अगर किसी पंचायत की आबादी, तो 10,000 का वोट डालना ईजी रहता है। तो इस प्रकार से आबादी हो उस हिसाब से पंचायत का क्षेत्र बांटा जाए। तो इनके बीच में अनुपात साध्य होने का मतलब है कि इनके बीच में अनुपात ठीक ठाक रहे, ज़्यादा गड़बड़ेशन ना हो। अगर कोई मान लो बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है तो वहाँ पर दूसरी पंचायत बना दी जाए, या दूरी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर दूसरी पंचायत को अलॉट कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इनके बीच में अनुपात रख करके और इनका बैलेंस बनाया जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद है 243 घ यानी आर्टिकल 243D, वो डी जो है ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की जो सुविधा है वो मिलती है। यानी आर्टिकल 243D के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पंचायतों में जो चुनाव होंगे उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम की सुविधा 243D के तहत मिलेगी। यानी आगे प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होगा। जो आरक्षण है वो किस अनुपात में होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे कि प्रत्येक जो पंचायत है वहाँ की सीटों का आरक्षण कैसे होगा, किस प्रकार, किस पे डिपेंड करेगा, वो आबादी के अनुपात पे निर्भर करेगा। वो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होंगी। यानी यहाँ पर ये थोड़ी सी बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी जो आरक्षित सीट हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए किसी पंचायत के अंदर 30 आरक्षित सीटें हैं, टोटल आरक्षित सीट जो हैं वो 30 हैं, तो उसमें से क्या होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 30 अगर आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए टोटल आरक्षित सीट जो हैं वो 30 हैं, टोटल आरक्षित सीट हैं 30,
तो अब अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या से, यानी टोटल आरक्षित 30 हैं, तो इससे 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, इसका 1/3 होना चाहिए। यानी कम से कम कितनी, 10 सीटें जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। तो किसके लिए, SC और ST की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी ये फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वो कुल आरक्षित सीटों की संख्या से 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 9 होती हैं या 8 सीटें होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें संविधान को भी ध्यान में रखना है और बैलेंस भी रखना है। तो इसके लिए हम यही याद करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाओं की जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 30 टोटल है, तो फिर महिलाओं के लिए 1/3 1/3 निकालेंगे तो वो 10 हो जाएगा, यानी 10 सीटें कम से कम रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल हमें बहुत अच्छे से पता है कि पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित है, तय है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। यानी पंचायतों का कार्यकाल तो निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। जनता की सरकार है तो इसको भंग किया जा सकता है। और पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर करा लिए जाने चाहिए। यानी मान लीजिए कि अगर आज पंचायत जो है उसका गठन भंग हुई है, आज की डेट में अगर पंचायत भंग होती है तो फिर आज से 6 महीने काउंट कर लो, 6 मंथ काउंट कर लो, या फिर आज से, यानी जो नया कार्यकाल है जो गठित करने के लिए अवधि की जो समाप्ति हो रही है, यानी आज, या तो आज से 6 महीने काउंट कर लो, या फिर जो पंचायत चल रही थी, जो कार्यकाल चल रहा था उसने अपने 2 साल पूरे किए, 3 साल बाकी है, तो इसके 6 महीने के भीतर कार्यकाल के भीतर पूरा होना चाहिए, यानी भंग होने के ठीक 6 महीने के भीतर, या फिर चुनाव जो कार्यकाल है उसकी अवधि से समाप्त होने से पहले पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में जिसमें हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी 74th अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी ये हमारा पार्ट 1 है और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका पार्ट 2। अभी पार्ट 1। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।